डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज का जो विषय है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको जानकारी यहां पर देंगे कृषि कानून के बारे में। जी हां, हाल ही में जो हमारा कृषि कानून आए, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। जानकारी देना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आप अच्छे से जान पाएंगे आखिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों थी और क्या फायदा इसका मिलेगा। इससे संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंह, आप उप कृषि विपणन सलाहकार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही विजय सरदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, विपणन विशेषज्ञ हैं आप। आज इन दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो कृषि कानून है हमारे, ये हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं और सशक्त उनको और बना सकते हैं, और खासतौर से आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के लिए, उस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, जब आवश्यकता हम देखते हैं लगातार चली आ रही थी, किसानों के हक की बात कही जाती थी, जो किसान हैं उनके अधिकार की बात कही जाती थी, अभी तक कहीं ना कहीं लगता था कि वंचित हैं जो किसान हैं या उनको जानकारी नहीं थी। ऐसे में क्या मान सकते हैं जो कानून अब हमारे पास है, किसानों के लिए कानून है, कितना लाभ उनको मिलेगा इससे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश में उत्पादन एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया है, निश्चित तौर पर और उसमें बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जब हम किसानों की उपज का उचित मूल्य देने की बात करते हैं तो दो जगह उनको समस्या होती है। एक तो बाजार नहीं मिलता है, दूसरी अव्यवस्था ये होती है कि उनको अपनी उपज का उचित प्राइस नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ 1886 से हम बात कर रहे हैं कि विपणन व्यवस्था जो है वो संगठित मंडियों के माध्यम से की जाती रही है, और इन संगठित मंडियों में जो छोटे मझौले किसान हैं वो अपनी उपज बहुत कम ही लाते थे, क्योंकि सुदूर मंडी में लाने में बहुत सारे खर्चे होते थे। एक चीज मैं अवश्य यहाँ बताना चाहूंगा कि जब ये नई व्यवस्था नए कानून के माध्यम से लाई गई तो इसमें मंडी यार्ड जो हैं उनके बाहर ट्रेड एरिया में बिल्कुल फ्री किया गया। पहले क्या होता था कि भारत के किसी भी कानून में यह व्यवस्था, किसी भी राज्य के कानून में नहीं है कि मंडी शुल्क और जो क्या नाम है कमीशन चार्जेस हैं ये किसान से उगाए जाने नहीं, ये हमेशा खरीदार से उगाए जाने हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये हमेशा जो है किसान से इन केन प्रकार ले ही लिए जाते थे। तो आज पहली बात तो 7% 6%, क्योंकि देश में 0.5 से लेकर के 8% तक कमीशन चार्जेस हैं। मंडी फीस भी 0.5 से लेकर 0.25 से लेकर के 3% तक है। तो ये करीब 6 से 8% इनकम तो अब किसान के झोली में जाने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज है कि अब उनको बाजार नहीं ढूंढना है, बाजार उनके पास पहुंच गई है, खरीदार उनके पास पहुंच गई है। अनावश्यक रूप से जो उनको सुदूर ले जाना होता था, छोटे छोटे उत्पादक होते थे, उनको ट्रक ट्रॉली में ले जाने में उतनी उपज नहीं होती थी, तो उन सब समस्याओं से बच जाएंगे। और मेरी समझ से मोटा मोटा अनुमान किया जाए तो 20 से 25% या 30% उनके इनकम स्वतः ही बढ़ जाने हैं, अगर ये व्यवस्था ठीक ढंग से चल गई और किसानों ने इस व्यवस्था का लाभ लेना शुरू किया इस प्रचार प्रसार के बाद। जी बिल्कुल, लाभ हम यही उम्मीद करते हैं जो किसान हैं उनको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। बड़े ही सरल तरीके से आपने बताया कि क्या फ़ायदा इसका होगा। विजय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो अंदाज है, स्पष्ट रूप से आप जो जानकारी है वो हमें
हमारे दर्शकों को भी बताते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कृषि कानून की हम लगातार बात करते थे, अब से पहले भी जो सरकारें हैं उन्होंने इस पर जोर दिया, लेकिन शायद हम कह सकते हैं उतना तरीके से क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाया। अब कितना फायदा आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि 20 से 30% जाहिर तौर पर जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अगर अभी तक पिछले 70 साल में जितने सुधार हुए, अगर वो वास्तव में सुधार हुए होते तो जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं ये पहले हो गए होते जी। क्योंकि जिन बिचौलियों की आमदनी पे चोट हुई है, जिनको लगता है कि किसान को आज़ादी मिलने से उनके ऊपर खतरा आ गया है, उनके व्यापार पे खतरा आ गया है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट पे खतरा आ गया है जी, अगर पहले के कानून अच्छे ढंग से सुधार लाते तो जो कार्रवाइयां आज हो रही हैं, चक्का जाम, रेल रोको, ये पहले ही हो गया होता जी बिल्कुल। इसका मतलब पहले जितने भी सुधार हुए उसको मैं ये कहूंगा, एक हिंदी में इंग्लिश में एक शब्द होता है कि लिप सर्विस जी, कि कहने को कागज पे तो सुधार दिखा दिए गए लेकिन हकीकत में वो सुधार नहीं थे, वो एक खानापुरी थी। यानी बदलाव हुआ नहीं, कहा गया सिर्फ। अगर बदलाव होता तो उसका असर दिखता। देखिए, बदलाव का असर दिखना चाहिए, बदलाव सिर्फ कागज में नहीं होना चाहिए। इस बार भारत सरकार ने पहली बार आजादी के बाद किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है जी। और कौन लोग परेशान है इस फैसले से? जिन्होंने आज तक किसानों का शोषण किया उनको ही परेशानी है, किसान को परेशानी नहीं है जी, इसीलिए वो लोग सड़क पे हैं। अब भारत सरकार का जो फैसला है वो किसानों के हित में है, बिल्कुल। उसका असर आपको दिखेगा। उसका असर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिन लोगों का इस कानून के आने से सत्ता डावाडोल हो रही है, वो विचलित हो रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दवाई असर कर रही है। यानी वही एक भ्रम की स्थिति किसानों के बीच भी देखिए पैदा कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है आपके लिए हितकारी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे किसान हैं वो जागरूक हो चले हैं, उन्हें पता है कि क्या उनके किस तरीके से उनका फायदा हो सकता है और कैसे उनको लाभ मिल सकता है। आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए भी हम यहाँ दिखा देते हैं आखिर जो कृषि कानून है उसके तहत क्या क्या सुविधाएं जो है मिल सकती हैं और क्या बदलाव हमें आने वाले समय में नजर आएगा। नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाल ही में सरकार की ओर से 3 महत्वपूर्ण अधिनियम सामने आए, जिनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 भी शामिल है। इस अधिनियम के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर बेहतर मूल्य पर अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकेंगे, जिससे कृषि उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस अधिनियम के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे। वहीं मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी व्यापार करने की आजादी होगी। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बिचौलियों को हटाकर किसानों का प्रोसेसर, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी, जिसके चलते उनकी निर्भरता बड़े किसानों या फिर बिचौलियों पर बढ़ जाती है। यही वजह है कि किसानों को सही वक्त पर फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। जाहिर है इन अधिनियमों के आने से वे आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। तो जाना आपने कैसे जो अधिनियम है उसका फायदा मिलेगा किसानों को, अन्नदाता को। जो व्यापार है उसमें अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, कोई हम कह सकते हैं निश्चित सीमा आपके लिए नहीं रहेगी। पहले जिस तरीके की मुश्किल आपके सामने थी, अब वो स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि लगातार कोशिश जो है वो चलती रही, लेकिन अगर इसके क्रियान्वयन को हम देखें
क्योंकि मुश्किल यही होती है, अब से पहले भी हम मान सकते हैं कई तरह के जो योजनाएं भी आती हैं या कानून आए, जब उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं देरी होती थी या कुछ कमी रह जाती थी, लेकिन इस बार हम मान सकते हैं कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जा रही है। किसान भी सजग हो चले हैं और सरकार का भी प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह के प्रयास हैं वो किया जाए जिससे किसानों को फ़ायदा मिले। लेकिन इनका जो क्रियान्वयन है वो कैसे हम सुनिश्चित करेंगे? क्या इसके लिए भी किस तरह की जो निगरानी है वो की जाएगी? नहीं, केंद्रीय कानून है। केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू हो गया है जी, और हम लोग स्वयं निगरानी कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी स्थिति जो है अभी जल्दी में मध्य प्रदेश का किसान था, वो खरीदार था और महाराष्ट्र में उसने पेमेंट ना करके कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करी। हम लोग उसको स्वतः अपने स्तर पर जैसे हमको संज्ञान में आया तो उस स्थिति को लेकर के उसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये कानून तो स्वतः कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, चाहे मानव संसाधन है चाहे और संसाधन है, उनका सदुपयोग करके हम लोएस्ट नीचे के स्तर तक किसानों तक जाकर उनको बताएंगे और उनको इसका लाभ लेने में कहीं समस्याएं आएंगी तो उसको निराकरण करने के लिए भी हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हम मान सकते हैं जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से होगा जिससे किसानों को जो पहले असुविधा होती थी वो बिल्कुल ना हो। बदलाव आपको ज़रूर जो है नज़र आएगा और उसके लिए हम मान सकते हैं आपकी बेहतरी के लिए बदलाव है, आपको और ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए। विजय जी, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि अगर हम विरोध की बात करते थे कृषि कानून की, तो ये वो लोग थे जिन्होंने लगातार किसानों का शोषण किया और अभी हम मान सकते हैं उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की किसानों के बीच कि आपका शोषण किया जा रहा है, कॉर्पोरेट अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो आपका शोषण होगा। इस तरह की जो भ्रांतियां फैला दी गई, कैसे उनको पार पाके जो किसान हैं वो हित के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, ये बात तो जग जाहिर है और हमेशा से होता रहा है कि जब भी आप कोई बदलाव करते हैं और जिन स्वार्थी लोगों के हित पे चोट होती है वो निश्चित रूप से अपने हित को बचाने के लिए लोगों को मिसलीड करेंगे, सिस्टम को करप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बच जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो कानूनी दृष्टि से हुआ है जी, और वो केंद्र सरकार का कानून है, तो लोकल जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं वो इस कानून पे अब प्रभाव नहीं डालेंगे। तो एक अच्छी बात तो ये हो गई जी। अब रही बात कि किसान उनके भड़कावे में बहकावे में क्यों आते हैं, दुख की बात यह है कि इस देश में लोग पढ़ते नहीं है जी। एक छोटा सा कानून है, अगर आप कानून ईमानदारी से उठा के देखें तो 2 पेज के कानून है और जो वेयर हाउसिंग एक्ट को लेके, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के लेके, वो तो आधे पेज का कानून है जी बिल्कुल। उसको भी लोग नहीं पढ़ते हैं और सुनी सुनाई बातों पे आके भड़क जाते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं। इवन दुख की बात ये होती है कि पढ़े लिखे लोग भी जी कानून नहीं पढ़ते हैं और ओपिनियन देने लग जाते हैं और गलत ओपिनियन देते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कानून का, और इससे क्या होता है, माहौल बिगड़ता है जी। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि ये भारत सरकार का कानून और इससे संबंधित जितनी भी फिल्म है जिसमें इस कानून की व्याख्या बड़े साधारण शब्दों में की गई है वो भारत सरकार की वेबसाइट पे है। कृपया आप वहां से उसको डाउनलोड करें, चाहे टेक्स्ट को डाउनलोड करें, कानून को डाउनलोड करें या वीडियो फिल्म को अपने मोबाइल पे देखें और सच्चाई जाने कि ये कानून कहता क्या है जी। जो लोग जानकार नहीं है उनकी बातों में ना आए। जो व्यापारी आपको भड़का रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कानून आपके खिलाफ है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरा किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि जो आपको बोलता है कि ये कानून आपके खिलाफ है उसको बोलिए कि भाई साहब जरा वो लाइन दिखा दीजिए कहां लिखा हुआ है, उस कानून में मुझे लाइन दिखा दीजिए, वो शब्द दिखा दीजिए जहां ये लिखा हुआ है कि ये कानून जो आप कह रहे हो कि मेरे लिए मेरी जमीन चली जाएगी, मेरा शोषण हो जाएगा, मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब कहां लिखा हुआ है? जी बिल्कुल। आप कम से कम जानकारी, सही जानकारी प्राप्त करने का आपको अधिकार है। कृपया सही जानकारी प्राप्त करें, सुनी सुनाई बातों पे ना आए जी। और मेरा निवेदन है जो पढ़े लिखे लोग हैं कि अगर आपने कानून नहीं पढ़ा है और आप किसी चर्चा में जाते हैं, आप उसमें कोई लेख लिखते हैं, तो कम से कम एक बार कानून को ढंग से पढ़ लें जी और फिर सही जानकारी लिखें। आप अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से जो आपको सही लगता है आप वो अपने आर्टिकल में लिखते जा रहे हैं जी। इससे देश का नुकसान कर रहे हैं आप।
लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। जी। देश की तरक्की में आप बाधक बन रहे हैं, आप साधक नहीं बन रहे हैं। यानी अपनी राय की जगह जो तार्किक है वो आपको वहां पर सजोना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। साथ ही डॉक्टर सिंह, जैसा अभी विजय जी ने भी कहा कि अगर हम लिखित रूप से भी बात करते हैं, कई ऐसी बातें हैं जो कि जोड़ दी गई। एमएसपी पर बहुत जोर दे दिया गया कि कृषि कानून अगर आ गए हैं तो एमएसपी व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी, जबकि लगातार हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने, हमारी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने, दोनों ने लगातार यही संदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं, और वाकई इन दोनों का कोई आपस में मेल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंशिक तौर पर इसका उत्तर भी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पब्लिक में कहा कि भाई ये है, थी और रहेगी एमएसपी। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, मैं भी उस समय लोकसभा में था, उन्होंने साफ कहा कि इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी के अंतर्गत जो प्रोक्योरमेंट है वो यथावत जारी रहेगा। और बड़ी बात है कि देश में फूड सिक्योरिटी में सबको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया में खाद्यान्न तो पहुंचाना ही है, उसके तो सरकार को उसको खरीदारी करना ही करना है। यानी खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम देखें, जरूरी है। और दूसरे देखें कि इसमें से एफसीआई जो राइस या व्हीट के लिए, और हमारी जो हमारे डिपार्टमेंट की है नेफेड वगैरह वगैरह, इनके अलावा राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचित जो डेजिग्नेटेड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वही इसका डिस्कशन के साथ तय करती हैं कि कहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जाना है। तो मेरा संक्षेप में इस तरीके से कहना है कि इसका उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। एमएसपी जैसे थी वैसे चलती रहेगी, उसके अंतर्गत जो प्रोक्योरमेंट था वैसे चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि तो पिछले कुछ सालों में ये प्रोक्योरमेंट बढ़ा भी है, और यह इसका एमएसपी का जो एमएसपी है वो भी बढ़ाई गई है। ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, किसानों को बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सुनिश्चित है, चलता ही रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यवस्था है वो लगातार जारी रहेगी, बल्कि मंडी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हम मान सकते हैं जो कृषि कानून है वो अब हमारे पास हैं, जिससे आपको, हमारे जो किसान हैं, उनको और ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। आगे भी आपको बताएंगे इस अधिनियम के बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में, हमारा नए जो कृषि कानून है उनके बारे में, किस तरीके से ये और ज़्यादा सुविधाएं जो हैं आपको देंगे। हम कह सकते हैं किस तरीके से अधिकार जो हैं अब आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि पहले, इससे पहले कई तरह की हम देखते थे जो किसानों के साथ समस्याएँ रहती थीं, या कभी कभी अपने आप को किसान बेहद ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन उसी स्थिति को बदलने के लिए हम मान सकते हैं जो कृषि कानून है काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। यहाँ विजय जी आपसे समझना चाहेंगे हम, क्योंकि लगातार अब बात यही कही जा रही है कि जब अब किसान के पास जो है प्रोसेसर्स पहुंचेंगे, एग्रीगेटर पहुंचेंगे, एंटरप्रेन्योर जो है किसान के दरवाजे पर होंगे, एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा रहा है। इसके जरिए भी हम मान सकते हैं कि जो बेहतरी है वो किसान की आने वाले समय में नजर आएगी हमें। देखिए, इस कानून ने एक बहुत अच्छी बात जो कही है उसको समझने की है, और बहुत सारे किसान भाई इस बात को जानना चाहेंगे। इन कानूनों के आने से पहले क्या होता था कि व्यापारी को मंडी जाना पड़ता था, खरीदार को मंडी जाना पड़ता था और बिचौलियों के पास जाना पड़ता था कि हमें माल चाहिए। वो बिचौलिए किसान जो उनका नेटवर्क होता था, या जब किसान मंडी आता था उन किसानों से वो माल लेते थे, या ऑक्शनिंग के नाम पे एक खेल हो जाता था कि हमने ऑक्शनिंग करा दी,
क्योंकि अगर ऑक्शनिंग ईमानदारी से होती तो शहर में मैं 50 रुपए सब्जी के दे रहा हूं तो किसान को 5 रुपए क्यों मिल रहे हैं? यानी सिर्फ औपचारिकता होती थी। वो एक औपचारिकता थी और बिचौलिए अपने ही आदमी ऑक्शनिंग में खड़े कर देते थे ताकि किसान का माल सस्ते में ले लिया जाए, और उनको क्योंकि पता कि बाजार में इसके रेट सही रेट क्या है तो ऊंचे रेट पे वो व्यापारियों को बेच दिया जाता था। यानी एक फर्जी प्रतिस्पर्धा मान सकते हैं। एक स्टेज शो कहते हैं ना, जिसको एक तमाशा हुआ करता था मंडियों में, और ये मैंने अक्सर देखा है, अपने सामने देखा है। जी बिल्कुल। अब हुआ क्या इस कानून ने? इस कानून ने ये कह दिया कि पहले क्या था, जो ट्रेडर था जिसके पास लाइसेंस था उसकी मोनोपोली थी, वो जो लाइसेंस था वो उसका अधिकार पत्र था। इस कानून ने ये किसानों को कह दिया कि अगर आपको मंडी के अंदर अच्छा रेट नहीं मिलता है तो आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं जी, और किसी के साथ भी आप डील कर सकते हैं। जो पहले ताकत बिचौलिए के हाथ में थी वो ताकत इस कानून ने बिचौलिए से निकाल के किसान के हाथ में दे दी। अब किसान को देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा किसान भाइयों को कि बाजार में, व्यापार में हर आदमी नहीं कमाता है, वही कमाता है जो बार्गेनिंग कर सकता है, जिसके पास चॉइस होती है। आप जब कमीज खरीदने जाते हैं तो अब ये थोड़ी है कि जिस दुकान में घुस गए वहीं से ही खरीद के लाते हैं। जी बिल्कुल। आप बाजार में देखते हैं क्या चीज सही है, अपनी पसंद की चीज अपने रेट पे आपको सही मिलती है तो आप खरीदते हैं। यही काम अब बेचने में होगा। आपके पास 5 लोग हैं, आप सबसे पूछिए कि कौन कितने पैसे देगा, जो सबसे ज्यादा पैसे दे आप उसको अपना माल बेचिए। यानी किसान पहले को ये एक हाथ कानून मिलेगा। आने से पहले ये सुविधा किसानों के पास नहीं थी। अब किसानों के पास ये सुविधा है कि अगर व्यापारी, मंडी का व्यापारी आपको अच्छे रेट देता है वहां बेचिए। मंडी के बाहर वाला कहता है कि मैं आपको ज्यादा रेट देने को तैयार हूं, वहां बेचिए। अगर आपको एक्सपोर्टर कहता है कि आप मुझे दीजिए, मैं आपको अच्छे रेट दूंगा, प्रोसेसर बोलता है, या मैं एज ए कंज्यूमर या मैं रेस्टोरेंट वाला भी अगर आपसे डील करना चाहता हूं यानी तो मैं बेहतर जो भाव, अच्छे रेट दे आप उसको बेचिए। तो चलिए, इससे बेहतर ज्यादा भाव मिल सुविधा सकता है। क्या मिल सकती है किसी भी व्यापार में? बिल्कुल, बेहतर भाव की व्यवस्था देखिए की जा रही है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? रामफूल जी। जी स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, ये सहकारी ऋण जो फसल बोने के लिए मिलता है ना, ये नहीं मिल रहा साहब। 2 खाते बंद है इसमें, इस तरह में 2,000 2,500 जमा है, फिर भी नहीं मिलता। चलिए बिल्कुल, देखिए समस्याएं जो हैं लगातार बनी हुई हैं, लेकिन आज खासतौर से हम कृषि कानून को लेकर बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर सिंह, हम ना सिर्फ जो कृषि कानून जो हम कह रहे हैं कि हक जो है किसान को अब उसको मिल पाएगा। अभी जैसे कि जो दर्शक जुड़े उन्होंने बताया कि सहकारी मिलों में कई समस्याएं रहती थी, गन्ना किसानों की लगातार हमने देखी समस्याएं रही हैं। क्या उनका हल भी हम मान सकते हैं? एक रास्ता जो है वो अब हमारे पास है, हमारे सामने है। बिल्कुल सही है। जब अभी सरदाना साहब ने भी ये बात करी कि चॉइसेस, किसान की जो बेचने की चॉइस है, किसको बेचें। एक मैं उदाहरण देकर इस बात को करूंगा कि होता क्या था कि अगर बीच में धान मिल है और किसान निकला, उसके 2 किलोमीटर बाद धान मिल आ गई, वहाँ वो नहीं बेच सकता था। उसको कहाँ जाना है? मंडी प्रांगण के अंदर जाना होता था। अब खरीदार जो प्रोसेसर है, अगर वो लाइसेंस उसके पास खरीदने का नहीं है तो वो भी नहीं, मंडी में जाकर भी नहीं खरीद सकता था जी। उसको लिए वहाँ पर एक लाइसेंसी, जो क्योंकि दोनों में से, खरीदने बेचने वाले में से एक लाइसेंस धारक होना चाहिए, उसको अधिकार पत्र मिला हो कि आप खरीद सकते हो। फिर वो कमीशन एजेंट के थ्रू अनावश्यक रूप से 2%, 4%, 6% उस कमोडिटी और उस प्रदेश के अनुसार उसको देना होता था। और वो जो है जा करके वहाँ ज्यादा पैसा देता था और किसान को वो कम पेमेंट होता था, क्योंकि वो उसी में से कमीशन चार्जेज, ये चार्जेज, वो चार्जेज, बहुत सारे चार्जेज। हम बात यहाँ 2 ही करते हैं, फीस और कमीशन चार्जेस की। लेकिन जब आप मंडी में जाएंगे तो जब किसान प्रवेश करता है, एक एंट्री फीस भी होती है, प्रवेश शुल्क से लेकर के उसकी उतराई चढ़ाई, मतलब जब तक उसकी तौलाई नहीं हो जाती है इतने पेमेंट उसको करने पड़ते हैं। जब आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो 8 से 10% तो यही है फीस, और उसको छोड़ दीजिए। तो इन सब समस्याओं से किसान को अब छुटकारा मिल जाएगा, जिसको जहां चाहेगा वहां बेचेगा। एक चीज मैं और इसमें जोड़ूंगा कि हम लोग फार्मिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें करते रहेंगे, क्योंकि ये सब योजनाएं, जो ये सब कानून जो लाए गए हैं, ये समन्वित रूप से, मैं बार बार बात करता हूँ, अकेले अकेले नहीं देख सकते हैं। तो उस समय जब वो खरीदार, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर या कोई भी बल्क बायर होता था, तो खरीदने के बाद वो सामान भी उसको मंडी में लाना पड़ता था। आपने
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो मंडी कानून के अनुसार उसको वहां लाना है। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से उसकी ढुलाई करना, यहाँ ले जाना, वहां ले जाना, तो ये सब चीजों से फुर्सत मिल गई है। अब आपको मिलों में इधर उधर जहां चाहें आप, जहां जैसे चाहें, जहां से चाहें आप अपना सामान आसानी से जिसको चाहें बेच सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम है। थोड़ा समय लगेगा, नई चीज का जब बदलाव होता है तो थोड़ा चीज उसका लाभ दिखने में लगता है, थोड़ा और समय देना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, देखिए समय जरूर लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था है वो और काफी बेहतर हमारे सामने नजर आएगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ग्राहक है जो, जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि MSP लागू है जी, तो किसान को टोटल मिलता है या उसमें कैसे गोदाम होगा, उससे कमीशन बड़ा का? चलिए, बिल्कुल जी, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं रख सिंह के जो MSP की हम बात करें, जो व्यवस्था जारी रहेगी, कुछ एक जो किसान है उनको ये भी है कि जो MSP है वो कानून की तरह है उनके लिए। उनको लगता है शायद एक नया कानून है तो दूसरे कानून में बदलाव यहाँ कर दिया जाएगा। ये जानना चाह रहे हैं कि जो MSP मिलेगा क्या उसमें भी किस तरह के कर हैं, क्या वहाँ भी जो आमदनी बढ़ सकती है, या कुछ वहाँ भी लगता है कि अगर मंडी में कर नहीं लिया जा रहा किस तरह का, तो ऐसा तो नहीं कि MSP में उसे शामिल किया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो जिस प्रदेश से बोल रहे हैं जी, बिहार से, वहाँ पर मंडी कानून लागू ही नहीं है जी। मंडी कानून 2006 सितंबर में ही समाप्त कर दिया गया है और MSP एक योजना है, कोई कानून नहीं है। और यह जो अभी भारत सरकार ने विपणन का कानून निकाला है, ट्रेडिंग का कानून निकाला, ये एक कानून है। और MSP पर अपनी उपज बेचने के लिए इनको किसी प्रकार के कर, किसी प्रकार के शुल्क, कुछ भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जो खरीदार, जो सरकारी दुकानें लगती हैं, जो प्रोक्योरमेंट सेंटर लगाए जाते हैं, वहां पर जाकर के इनको, किसानों को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके कुछ पैरामीटर हैं, हम लोग FAQ कहते हैं, वो देख लें कि उसमें मॉइस्चर वगैरह का कितना परसेंटेज है। तो थोड़ा अपना उपज सुखा उखा लें, और सुखाने के बाद अगर किसान भाई वहां ले जाएंगे ठीक ढंग से थोड़ा साफ करके, तो उनको खरीदने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भुगतान की भी व्यवस्था इसमें दुरुस्त रखी गई, कहीं कुछ कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई बदलाव होने की ऐसी कोई संभावना है। बिल्कुल, देखिए जो मानक तय किए जाते हैं उस पर अगर मानकों पर आपकी उपज खरी उतरती है तो जाहिर तौर पर आपका जो पूरा दाम है वो आपको मिलता है और ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ये नहीं कि सिर्फ मंडी में बल्कि बाहर भी अब आप उसको बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये हम विजय जी आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि MSP को लेकर भी जो किसान है उनको बरगलाया गया, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग को हम देखते हैं, जो किसान है हम देख रहे हैं कैसे अब एक बदलाव आएगा उस क्षेत्र में भी। किसान से व्यापारी तक का जो सफर एक किसान तय करेंगे, वहां पर अगर देखा जाए, क्या आपको लगता है कुछ चुनौतियां रहेंगी किसानों के सामने? क्योंकि हर जगह शायद जो किसान है इतना जागरूक हमें नहीं मिल पाएगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि किस तरह से किसान अपनी फसल का सही दाम ले। मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं, जब आप बाजार जाते हैं एज ए कंज्यूमर, आप हर चीज तो उगाते नहीं। आप अगर गेहूं उगाते हैं या चावल उगाते हैं तो आप सब्जी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं जी। तो आप किस चीज के पैसे देते हैं? क्या आप खराब चीज के पैसे देते हैं? जी। क्या आपको अगर कोई शर्ट फटी हुई मिल जाए तो आप उसके पूरे पैसे देंगे? क्या आपको कोई सड़ी हुई सब्जी, कीड़े लगी हुई सब्जी मिलेगी तो क्या आप उसके पूरे पैसे देंगे? यही बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी खरीदार, उसमें आप हैं, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो भी खरीदार है वो सबसे पहले क्वालिटी देखता है और अगर क्वालिटी सही होती है तो उसके सही दाम दिए जाते हैं जी। और आपका हक भी है सही दाम मांगने का। और यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज हिंदुस्तान से जो अमीर किसान है, अब किसान भाई इस बात को ध्यान से सुने जी, जितने अमीर किसान हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं वो दुनिया की अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी मानकों का ध्यान रख के अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो क्वालिटी चलती है उस हिसाब से माल बनाते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे वो डायरेक्ट करें, जैसे अंगूर का किसान है, आपके बाकी किसान हैं, फूलों के किसान हैं,
बहुत सारे किसान हैं, मछलियों वाले किसान हैं। यानी गुणवत्ता का हमें ख्याल रखना होगा। बगैर गुणवत्ता के अगर आप बाजार में जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप शंकर लाल जी। आज सवाल मेरा ये है जी, समर्थन मूल्य से नीचे अनाज ना बिके मंडियों में या मंडियों से बाहर है जी, इसका कोई थोड़ा समाधान होना चाहिए। जी देखिए, उसके लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पहले मैं डॉक्टर सिंह आपसे चाहूंगा जवाब जो जानना चाह रहे हैं शंकर लाल जी के, समर्थन मूल्य से नीचे जो है वो उनको उत्पाद अपना ना बेचना पड़े, इसके लिए क्या कुछ हम मान सकते हैं? क्या कहाँ शिकायत किसान एक कर सकता है अगर ये स्थिति है? सरकार का पूर्ण प्रयास रहता है और कि समर्थन मूल्य से नीचे ना बिके। और होता क्या था कि कृषि उपज है, अन्य चीजों में भी मांग और सप्लाई का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इसको प्रोसेसिंग किया जाए और एक्सपोर्ट में डिमांड मतलब मांग इसकी क्रिएट की जाए। और जब मांग क्रिएट होगी तो लोग जो है इसको एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे और एमएसपी के ऊपर ही रहेगा। और होता क्या है कि एक विपणन का सेंटिमेंट भी लोगों के सोच में जाता है कि इससे नीचे ना लें, तो इस तरीके से इस चीज को देखना पड़ेगा। हाँ, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि मंडी से एमएसपी से नीचे सेल हो रहा है और सरकार जो है इसकी पूर्ण व्यवस्था कर रही है। और जो नया सिस्टम आया है, ये सिस्टम आने के बाद जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यानी गुणवत्ता का भी हमें ख्याल रखना होगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं विजय जी, इसके बारे में आपसे भी मैं यहाँ जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। हमारे दोनों बेहद खास मेहमान लगातार आपके सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। भागलपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। ललन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, बोले कि कृषि कानून जो बना है जी, तो हाँ, तो इसके लिए सलाह लेना था। आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर कानून है क्या? हाँ, चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, देखिए अब जो किसान हैं वो भी जानना चाह रहे हैं, बिहार से जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या है आखिर ये कानून और क्या फायदा इसका उनको मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है।
आप कहीं जहां तक बेचने का प्रश्न है तो बिहार में तो पहले भी आप स्वतंत्र थे, कहीं भी किसी को भी बेचें। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात की गई है कि अगर कोई विवाद हो जाता था, कोई समस्या हो जाती थी, तो उस समय आप कहाँ जाते? आपके पास कोई रास्ता नहीं था। आपको सिविल कोर्ट में, लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता। तो इसीलिए इसमें एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि आपके नज़दीक जहां पर आप अपना माल बेचते हैं, उपज को बेचते हैं, किसान भाई बेचते हैं, या जहां के रहने वाले हैं, जो उनको सुविधाजनक हो, वहां के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो एसडीओ बोलते हैं आप लोग, उनको जो है सूचित करें। उनको एक एप्लीकेशन बनाई गई है, उसमें दें। तो उसमें क्या होगा कि आप उसकी गंभीरता के अनुसार एक व्यक्ति आप ले लें, एक जो है जिसके खिलाफ विवाद हो, दोनों लोग एक एक या दो दो व्यक्ति लेकर जाएंगे, तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है, तहसीलदार या बीडीओ, किसी के चेयरमैनशिप में एक कंसोलेशन बोर्ड बना देगा, सुलह सपाटा कराने के लिए एक बोर्ड बना देगा। वो 30 दिन के अंदर ये आपके मामले को सुलह सपाटा करा देगा। पहली बात तो ये है जी। और आप जो है इस व्यवस्था के आने के बाद अब लोग हर जगह से जाएंगे, खरीदारी करने के लिए आपके घर जाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा था कि मंडी व्यवस्था खराब होने के बाद जो 54 मंडियां हैं, वहां पर जाकर के अभी भी किसान जाते हैं, और वही जो बिचौलिए लोग हैं, जो दुकान लिए हुए हैं, वही किसी भी भाव में खरीदारी कर लेते हैं। वही व्यवस्था बदल रही है, खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। विजय जी, यहाँ आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसे एक दर्शक पहले हमारे साथ जुड़े थे, बताया उन्होंने कि एमएसपी की जो समस्या है वो उन्हें नजर आती है, और आपने कहा कि हो सकता है जो हमारा उत्पाद है उसमें कुछ कमी हो, इसलिए गुणवत्ता हमें अच्छी रखनी पड़ेगी। देखिए किसान भाई, दो बातों को हमेशा समझिए। आप हनुमानगढ़ से थे, जिनका एक फोन था जी, उस क्षेत्र में सरसों बहुत होती है। मैं वहां के सारे किसान भाइयों से और पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस समय जरा देखिए सरसों का रेट क्या है और पर एकड़ में सरसों की कमाई कितनी है, और उसी का कंपैरिजन आप करिए गेहूं से। इस देश में तेलों की कमी है, आप तेल की फसल लगाते नहीं। आप जिस देश में गेहूं जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा है, आप गेहूं फसल लगा रहे हैं, धान की फसल लगा रहे हैं, जो चाहिए नहीं देश को। तो जब आपकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आपको रेट कैसे मिलेगा? तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि अब आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको क्या उगाना है। आज सरसों का रेट चल रहा है 60,000 रुपए टन। आपका गेहूं का रेट एमएसपी है 1950। कहां आपका 20,000 और कहां 60,000? जी। खर्चा सरसों में कम आता है, गेहूं में ज्यादा आता है। तो आप अगर गेहूं में 15,000 रुपए एकड़ कमाते हैं, तो वहीं पे आप सरसों में 30 से 40,000 रुपए एकड़ कमाएंगे। तो किसान भाई अगर कमाना चाहते हैं तो आपको बाजार को समझना होगा, क्योंकि सरकार से भी बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है बाजार जी। 138 करोड़ का ये देश है, हर आदमी को खाना खाना है। 70% तेलों का हम आयात कर रहे हैं। हम तिलहन की फसलें क्यों नहीं लगाते जिसमें हर साल रेट बढ़ रहा है? आप पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए जी। बिल्कुल। हर साल तिलहन की फसल के किसान को गेहूं और चावल से ज्यादा मुनाफा हुआ है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो मेरा निवेदन यह है किसान भाइयों से कि सोच समझ के खेती करिए। आज तक आप गेहूं लगाते रहिए, उससे हट जाइए। आप वो फसल लगाइए जिसमें मुनाफा है। पहली बात। जो बिहार के किसान का फोन आया था, उन्होंने ये कहा कि मंडी जो नए कानून है उनमें फर्क क्या है। मैं एक लाइन में आपको फर्क समझाता हूं। पहले आपको मंडी में जाके व्यापार करना पड़ता था। नए कानून के हिसाब से आप मंडी के अंदर और मंडी के बाहर अब आप दोनों तरफ व्यापार कर सकते हैं। अगर आप मंडी के बाहर व्यापार करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई सेस नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है। दूसरी बात, आप पहले अपने एरिया की मंडी में व्यापार करते थे। अब नए कानून के हिसाब से बिहार का किसान, जैसे आप मक्का बेचते हैं, बाकी चीजें बेचते हैं, हिंदुस्तान में किसी के साथ भी कहीं पे भी आप डील कर सकते हैं। जो आपको सही पैसा दे वो आपका कस्टमर है जी। आप उससे डील करिए, लेकिन उसकी क्वालिटी समझ लीजिए। खराब क्वालिटी के कोई आपको एमएसपी नहीं देगा, कोई पूरे पैसे नहीं देगा, क्योंकि खराब माल
कोई कंज्यूमर नहीं खरीदता है, आप भी नहीं खरीदते हैं। तो गुणवत्ता का देखिए आपको हमेशा ख्याल रखना होगा और उसके जरिए देखिए ना सिर्फ घरेलू बाजार में बेहतर भाव मिलेगा, बल्कि अगर स्थिति और अच्छी रहती है, आपकी उपज अच्छी होती है, तो आप निर्यात भी उसका कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ना सिर्फ दोगुनी बल्कि जो आमदनी है आपकी वो चौगुनी भी इसके जरिए हो सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हितेश जी। हितेश जी मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह हमारी जमीन में का शामिल खाता हो जाता है, उसमें एक भाई को ऑनलाइन करवा ले जाता है और 2 भाई रह जाते हैं बिना ऑनलाइन के जी। तो सरकार ने ये व्यवस्था करनी चाहिए भाई, गांव में चाहे कुछ भी बात हो, जमींदार मंडी में सब 21 बिका बात रहता है ऑनलाइन और मत हो गई जी। आप चाहते हैं कि एक पारदर्शिता जो है वो सबके सामने रहे, हर एक किसान के सामने। हाँ बराबर होनी चाहिए। जिस तरह हमारे गांव में क्या जमीन का शामिल खाता हो जाता है, 20-20, 25-25 घर हो जाते हैं एक खेत के अंदर जी, तो वो एक भाई तो करवा ले जाता है, 3 भाई रह जाते हैं, उनका तो फिर 1000-12 हो दिखता है। जी बिल्कुल, ये एक जाहिर तौर पर एक समस्या रहती है। डॉक्टर सिंह आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले विजय जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे सरकारी खरीद का इंतजार किसान को रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ किसान जो हैं उनकी पहले हो जाती है तो अच्छा भाव उनको मिल गया, और फिर कभी कभी होता है सरकारी खरीद की अब गुंजाइश नहीं बची तो शायद इनको कहीं और रुख करना पड़ता है। क्या जो ऐसी स्थिति है उससे कैसे हम निपट सकते हैं? क्या एक सुझाव आपको यहाँ नजर आता है, समाधान इसका? देखिए, किसान भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, आप 4 भाई आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप एफपीओ बनाइए। आज आपके पास फसल है, आपके पास गेहूं है, जो भी चीज आपके पास है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, आप तो दादरी में दिल्ली के बाजू में हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं मंडी, और आपकी फसल का रेट आपकी मंडी में क्या मिलता है? आप वहां दादरी से दिल्ली आ जाइए ना, आपको वही रेट दुगने दाम पे मिलेगा। लेकिन अब आप कहेंगे मेरे पास तो थोड़ी सी फसल है, तो 4 भाई मिल जाओ, 4 दोस्तों को और जोड़ लो, एक मंडली बना लो। कहने का मतलब यह है कि अगर आज आप कमाना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है, अगर आप घर बैठे कमाना चाहेंगे तो कभी कमाई नहीं होगी, कहीं नहीं होता दुनिया में, भारत सरकार भी वो आपको नहीं दे सकती जी। पैसा सिर्फ कंज्यूमर ही देता है जो खरीददार है। जितना आप कंज्यूमर के पास जाएंगे, जितना उसके करीब जाएंगे, उतना आपकी आमदनी बढ़ेगी। मेरा निवेदन आपसे यह है कि अगर आज आप वहां पे कोई सब्जी उगा रहे हैं, आप वहां पे चावल उगा रहे हैं, आप वहां गेहूं उगा रहे हैं, आप कोशिश करें कि कस्टमर के पास से पास आए। आपको मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जो किसान भाई बड़े शहरों के आसपास रहते हैं, उनको आपको ये मक्का हुआ, चावल हुआ, धान हुआ, आपका गेहूं हुई, सरसों हुई, आपको उगाने की जरूरत नहीं है जी। दिल्ली में रोज का कम से कम और कुछ नहीं तो 10,000 टन की सब्जी बिकती होगी। 10,000 टन सब्जी बेचता है हर आदमी। दिल्ली में 30 से 50 रुपए किलो सब्जी खरीद रहा है। आप 12 महीने कमा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, गेहूं की फसल लगा दी, 4 महीने इंतजार किया, फिर आपने धान की फसल लगा दी, फिर 4 महीने इंतजार किया। आप दिल्ली के बाजू में रह के अगर दिल्ली के बाजार का फायदा नहीं उठा सकते, कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच बदलनी होगी, यानी बाजार के अनुसार हमें चलना होगा। 365 दिन आप कमा सकते हैं। जैसे दूध का किसान कमाता है, मुर्गी का किसान कमाता है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सोच बदलिए, मिलके काम करिए, अकेले आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। बिल्कुल, देखिए सोच बदलनी होगी और आगे तभी हम बढ़ सकते हैं, और ये बेहद ज़रूरी कि अगर आप समूह में कर रहे हैं, या जैसे कि एफपीओ का भी आपने जिक्र किया, इसके ज़रिए भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर जी, रामचरण जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कृषि अधिनियम जो लागू हुआ है जी, तो इसके विषय में सर मतलब हमारे इधर तो कोई खरीदार वगैरह नहीं आते, हम लोगों को मंडी पर ले जाना पड़ता है। ये हमारी जो धान है ना जी, तो ये इधर मंडी में ही बेच रहे हैं अभी। तो वहां पर आपको लग रहा है कि फायदा होता है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर खरीदारी होती है आपसे? नहीं, ये क्रांति वाली नहीं, ये बासमती वाली है, तो उसका रेट लगभग 2300-2400 तक जा रहा है सर। जी, चलिए बिल्कुल। रामचरण जी रायसेन से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिंह, और इनका कहना है कि अभी जो क्रियान्वयन है शायद उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं देरी चल रही है हर एक स्तर पर, क्योंकि कोशिशें होती हैं एकदम से मंडी में बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन कैसे जो बदलाव है वो हर एक मंडी तक पहुंचेगा? मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ धान मिल भी होगी आसपास में, कुछ आपको भी प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, लोग आपके यहाँ खरीदार तो पहुंचेंगे धीरे धीरे, आप थोड़ा वहां जाकर के भी देखें
किस रेट में वो ले रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि वो मंडी से जाकर खरीद रहे होंगे तो वो आपको ऊंचे दाम पर वहां देने को तैयार होंगे जी। तो आप इसको तो करेंगे और साथ में आप जैसे एफपीओ के बारे में बताया तो मैं थोड़ा उसमें से जोड़ना ये चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी नई योजना लाई है जिसमें 10,000 एफपीओ बनाने का अगले 5 साल में लक्ष्य रखा गया है जी। और इसमें जो एफपीओ चलाने की जो पहले इसकी योजना थी, जो उसमें समस्याएं थी, उसका निराकरण किया गया है। इसमें एक बिजनेस संगठन ला गया है सीबीबीओ के नाम से, वो एफपीओ को पूरा हैंड होल्डिंग देते हैं जी। बनाने से लेकर के सर्वे करना, उनको छोटे छोटे समूहों में बनाना, फिर एफपीओ बनाना, फिर उनका कंपनीज अधिनियम में या फिर सोसाइटी के अधिनियम में पंजीकृत करवाना, फिर उनके लिए बिजनेस प्लान बनाना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना। उनकी ही जिम्मेदारी है कि वह मार्केट उपलब्ध कराएंगे और आपके उपज का विक्रय कराएंगे तो। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 लाख रुपया पर एफपीओ के रूप में आपको सहायता दी जाती है। साथ ही 15 लाख रुपया तक पर एफपीओ के हिसाब से आपको क्रेडिट गारंटी, ये इक्विटी ग्रांट फंड है। और आप लोन वगैरह की समस्या जब होती है तो इसमें क्रेडिट गारंटी फंड की मतलब यह है कि इसके द्वारा किसी कोलेटरल वगैरह बैंक में देने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ लोन लेकर के आप आपस में सारे किसान मिल करके आप लोन लेकर अच्छा बिजनेस का काम, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कुछ और भी जो आपको लगता है कि चटनी अचार बनाने की जो भी व्यवस्था करना है आप करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं जी। यानी सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि जो अपनी हमारी सोच है उसमें भी हमें बदलाव लाना होगा और एक साथ मिलकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा उन्नति के रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे यहाँ हमें भी बढ़ना होगा। हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गाँव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले और लोग फिर सरकारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैविक बीज खाद, फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, इसके बारे में आज आपको विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। हमारे दोनों विशेषज्ञ लगातार स्टूडियो में मौजूद रहकर न सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, बल्कि हमारे भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हम इनसे ले रहे हैं। और कई तरह के सवाल देखिए आपके जहन में भी होंगे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए डॉक्टर सिंह, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ किसान नहीं बल्कि जब हम कृषि कानून की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाती है। क्या इस कानून के जरिए हम मान सकते हैं जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसमें भी हमें बढ़ोतरी नजर आएगी, और कितना महत्वपूर्ण एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए?
बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका एक उद्देश्य भी है इस लाने का, जो अधिनियम लाया गया है कि इससे गांव में रोजगार के अवसर बने। आप जानते हैं कि मांग क्रिएट करने के लिए प्रोसेसिंग करना और उसको प्रोसेस्ड फूड को या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना एक प्रमुख जरिया है। और गांव इलाकों में इस समय बिजली की कोई समस्याएं नहीं है और तमाम प्रकार के प्रोसेसिंग प्लांट, यही नहीं कि आप धान मिल और आप क्या नाम के क्रशिंग यूनिट ही लगाएं, आप चाहे चटनी का, अचार का, तमाम प्रकार की सॉस, जूस वगैरह वगैरह की इकाइयां लगा सकते हैं। रॉ मटेरियल जो कच्चा उपज है वो वहाँ पर उपलब्ध है, आपको सस्ते में मिल जाएगा, किसान को भी वो अच्छे पैसे मिल जाएगा। और उसमें जो है जो लेबर माइग्रेट होकर बड़े बड़े शहरों में आता था, वो लेबर आपको सस्ते में अपने घर रहकर लेबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसमें माना जाता है कि करीब करीब 18 लाख एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली क्रिएट किया जा सकता है यदि यह सेक्टर को बूस्ट किया जाए, और जिसके बूस्ट करने के लिए यह अधिनियम बहुत जरूरी था। एक मैं उदाहरण देकर इस बात को जरूर बताऊंगा कि हमारे पास कई सारे लोगों को फोन आते हैं कि हम ऐसा एक ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं कि साग भाजी खरीद करके छोटे छोटे पैकेट बना के हम शहरों में बेचना चाहते हैं। हमारा तुरंत उससे प्रश्न होता है कि आप किस राज्य से करना चाहते हैं, वो बताते इस राज्य से। हमने कहा वहां तो आप खरीद ही नहीं सकते, वहां तो आपको खरीदने के लिए मंडी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित उद्योग धंधे गांव के आसपास छोटे छोटे शहरों में स्थापित कर सकते हैं और कंज्यूमर उपभोक्ताओं को भी किसान के उपज से जोड़ सकते हैं। किसानों को भी अच्छा लाभ होगा, उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर, थोड़ा कम दाम पर अच्छी उपज, ताजी उपज, अच्छी गुणवत्ता की उपज प्राप्त होगी और सभी के लिए मेरी समझ से विन विन सिचुएशन है। और वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इधर उधर बड़े शहरों में जाते हैं, पलायन करते हैं, उनको वहीं ही रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ विजय जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, बाजार की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि एक किसान के लिए बाजार को जानना बेहद ज़रूरी है, मार्केट इंटेलिजेंस जो है आज के समय की मांग है किसान के लिए। लेकिन क्या जो बाजार है एक तरफा हम उसको नहीं मान सकते, सीधे तौर पर अगर देखा जाए उपभोक्ता को अगर फायदा हो रहा है तो हमारे जो किसान है उसको भी आने वाले समय में फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि आप ये मत सोचिए कि आज तक आप क्या कर रहे थे। आप इस बात को देखिए कि बाजार में बिकता क्या है। जब भी आपके पास टाइम हो, साइकिल उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए, जो नजदीक का शहर है वहां चले जाइए। वहां जाके जहां पे वहां का जो रहने वाला निवासी है, जो शहरी है, वो कहां पे जाके सब्जी खरीदता है, किस रेट पे खरीदता है, वहां के जाके पोल्ट्री क्या रेट पे खरीदता है, दालें किस रेट पे खरीदता है, चावल किस रेट पे खरीदता है, आप ये जानकारी लीजिए जी। इसमें कोई आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप साइकिल उठाइए और देखिए कि आप जो ठेले वाला है शहर में, मेरे घर में किस रेट पे सब्जी बेच रहा है, बाकी क्या हो रहा है। आपको खुद समझ में आएगा कि मैं जो सब्जी 5 रुपए 7 रुपए में बेच रहा था, वो यहाँ के 40 50 60 रुपए में बिक रही है। तो आज आपके पास सब्जी है, आपके पास टाइम भी है। बहुत बारे किसान कहते हैं साहब हम खेत में, देखिए ऐसा जब आपको कमाना होगा तो आपको प्लानिंग करना होगा जी। और जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार सुबह से रात तक खेत में ही लगा रहे। अगर आपके घर में बच्चा है, भाई है, भतीजा है, कोई तो होगा परिवार में, दोस्त होगा, रिश्तेदार होंगे और भी साथी लोग होंगे। आप मिलके सब्जी इकट्ठी करिए, अपने रिक्शे पे डालिए, ठेले पे डालिए। जैसे आज दिल्ली में दूध वाले दूध के कैन ले लेके आते हैं, आप क्रेट में रख के सब्जियां ले आइए। लोग बैलगाड़ी में रख के संतरे लाते हैं दिल्ली में और सड़क के किनारे खड़े होकर बेचते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए अगर नियत है कमाने की तो आपको बाजार को सीखना होगा। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं कि हम कुछ ना करें, सब कुछ सरकार करेगी, तो साहब सरकार में दुनिया में, अमेरिका में भी गरीबी है जी। वो दुनिया का सबसे अभी एक देशों में से एक है, लेकिन गरीब वहां भी है। जापान में भी गरीब है, दुनिया के हर देशों में गरीब है। सरकार आपको सड़क बना के दे सकती है, लेकिन उस पर सही ढंग से गाड़ी चलाना आपकी जिम्मेवारी है जी। सरकार आपके लिए बाजार खोल सकती है, कमाना आपकी जिम्मेवारी है। तो सरकार ने आपके लिए बाजार खोल दिए, कमाना तो आप लोग सीखिए जी। अब आप कहेंगे हम कुछ नहीं सीखेंगे, सरकार सब कुछ करे, तो सब बिना मरे तो स्वर्ग मिलता नहीं। अगर कमाना है तो सीखना पड़ेगा।
ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो किसान हैं हालांकि सीखते भी हैं। और डॉक्टर सिंह, आप इस बात से कितना सहमत, क्योंकि हमारे जो किसान हैं जाहिर तौर पर उन्होंने उपज को तो बढ़ाया, लेकिन क्या मांग ऐसी है कि उनको यही बताया जाए कि जो बाजार की स्थिति है वो आप बेहतर ढंग से जानें? बिल्कुल सही है कि किसान अभी भी, ज़्यादातर किसान जो होता है वो बाजार को देखकर उत्पादन नहीं करता है। यही फर्क है कृषि के उत्पादन में और कृषि से अन्य जो उत्पाद हैं, औद्योगिक उत्पाद हैं, कि वो बाजार को देखकर उत्पादन करते हैं जी। तो जब उनको मांग पक्का होती है तो मांग के बेस पर जब उत्पादन करते हैं तो अच्छा मूल्य मिल जाता है, अपने मूल्य का वो मूल्य लिख पाते हैं कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। तो किसान को निश्चित तौर पे बाजार पर अपनी नजर गड़ानी होगी और बाजार में नजर गड़ानी होगी, और सरकार उनके लिए पूर्ण व्यवस्था भी कर रही है, तमाम प्रकार के सूचना प्रणाली विकसित कर रही है। इस कानून में भी सरकार जो है एक रोबस्ट मार्केट के जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम वो ला रही है, जिसमें वो किसानों तक पहुंचने का कोशिश करेगी कि उनको पता हो कि ये प्राइस पर, इस मूल्य पर ये उपज चल रही है यहाँ पर, ताकि उसके आधार पर किसान जो है एक इन्फॉर्म्ड, एक वेल अच्छे तरीके से उसको पता हो कि भाई हम इतने से नीचे नहीं देंगे, अगर इतने से नीचे बात करोगे तो हम इनको नहीं देंगे, हम दूसरे को बेचेंगे, और हर जगह उसको जानकारी उपलब्ध हो, हर तरीके की सूचना हो। इस आधार पर अपनी उपज का बेच करके अच्छा पैसा वो कमा सकता है। ये सूचना प्रणाली उसको सजग रहना पड़ेगा, और सरकार के जो भी तंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसको सजग होकर उसका लाभ भी लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और लगातार जो हमारे किसान अभी तक सुनते जरूर होंगे स्मार्ट फार्मिंग या स्मार्ट फार्मर, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, हमें अब वो बनना भी है जिसके जरिए हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, बल्कि जो देश की जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ, इसको हम ले जा पाएंगे। कई विकल्प हमारे पास हैं, सरकार की तरफ से तमाम संभावनाएं अब जो हैं वो हमें यहाँ नजर आ रही हैं। जो किसानों के लिए असीम संभावनाएं हैं, उन पर कैसे हमारे किसान आगे बढ़ते हैं, कितना लाभ उनको मिल सकता है, ये आने वाले समय में अब जाहिर तौर पर देखना होगा। फिलहाल हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस अधिनियम के बारे में, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आज आपने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से देखिए जो अब बदलाव है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और यही बदलाव देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अब हम कह सकते हैं आगे लेकर चल रहा है। फिलहाल अब चलिए अब आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उनके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के रखरखाव की, साथ ही बात होगी ठंडे प्रदेशों में पशु की देखभाल को लेकर। इसके अलावा आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। और अब बारी आखिरी लेकिन एक और महत्वपूर्ण विकल्प की, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।